दोस्तों, प्रोग्राम नज़रियात जिसमें हर हफ्ते हम गुफ्तगू करते हैं कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में किस किस्म के ड्रॉबैक्स रह गए या हुकूमतों ने किन चीज़ों को गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में रखना था नहीं रख पाए या उसके क्या वजूहात थे, इन नुकात पर हम हर हफ्ता गुफ्तगू करते आ रहे हैं प्रोग्राम नज़रियात में। और इन उन्वानात पर गुफ्तगू करते वक्त हम इस प्रोग्राम में उमूमन पॉलिटिकल लीडर्स को अवॉइड करते हैं। इसका अहम मकसद ये है कि पॉलिटिकल लीडर्स का एक अहम नज़रिया होता है, वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पर ही बात करते हैं और इनके जो आइडियाज़ या फिर थिंकिंग है, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हम अगर देखते हैं तो हिंदुस्तान की आज़ादी की फलाह व बहबूद के लिए कोई मुकम्मल आइडियाज़ इनके पास नहीं दिखते हैं। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की यूनिटी के लिए भी कोई अहम इन्होंने रोल अदा नहीं किया। बेशक कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे भी हैं जो हिंदुस्तान की तरक्की और फलाह व बहबूद और दूसरी तरफ इत्तेहाद की बात भी करते हैं, लेकिन इनके जो तादाद है वो कितनी है ये आप भी वाकिफ़ है और हम भी वाकिफ़ है। प्रोग्राम नज़रियात में जब हम गुफ्तगू इन उन्वानात पर यानी पॉलिटिकल इशूज़, सोशल इशूज़ वगैरह पे करते हैं तो उमूमन हम इस प्रोग्राम में सोशल साइंटिस्ट को, पॉलिटिकल एनालिस्ट को, स्कॉलर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को या फिर रिलीजियस लीडर्स को मदऊ करते हैं। स्कॉलर्स को इस प्रोग्राम में मदऊ करने का अहम मकसद, क्योंकि इनका जो रिसर्च होता है वो एक ऑथेंटिक रिसर्च होता है और दुनिया का कोई भी मुल्क हो, आप ही के रिसर्च पर रेजोल्यूशंस पास करते हैं या फिर किसी किस्म के फैसले लेते हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम में इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स को मदऊ किया जाता है। तो आइए जानते हैं आज का उन्वान बहुत ही अहम उन्वान है। आजकल के हालात को भी लेकर के मैं आज जो उन्वान पर गुफ्तगू करूँगा वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंसेस। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में 3 एक्सपर्ट्स को मदऊ किया है। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब हैं प्रोफेसर अनवर खान साहब, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप एक्स प्रिंसिपल भी रह चुके हैं अनवार उलूम जूनियर कॉलेज के। साहब के बाजू में है ख़ासकर मुंसिफ के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अलाउद्दीन अंसारी एडवोकेट साहब की, जो गुज़िश्ता 35 बरसों से ज़्यादा से कानून और माशरे की खिदमत करते आ रहे हैं। अलाउद्दीन अंसारी एडवोकेट साहब के बाजू में है डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। आपकी गहरी नज़र होती है सोशल इशूज़ और पॉलिटिकल इशूज़ पर। आज तीनों माहिरीन के साथ हम गुफ्तगू करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंसेस पर। सबसे पहले हम आप तीनों का खैर मकदम करते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम, आप लोग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बेशक हम इस उन्वान पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंसेस जिस उन्वान को आज मैंने सेलेक्ट किया है, जो जैसा अभी मैंने अर्ज़ किया कि जो हालात हिंदुस्तान के नज़र आ रहे हैं या फिर तमाम दुनिया के भी ले लीजिएगा, इस सोशल साइंसेस की क्या अहमियत है। जो सोशल साइंसेस की अहमियत हमें कुछ कम नज़र आ रही है आज के दौर में, उसके क्या मनफी असरात माशरे पर पड़ रहे हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हालत हाज़िरा पर इन चीज़ों पर डिस्कस भी हम करेंगे। सबसे पहला सवाल, सोशल साइंसेस क्या होते हैं, मैं इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब से जानना चाहूँगा। इस पर आप हमारे नाजरीन को वक्फियत देते चले। जी साहब। सबसे पहले तो ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंसेस पर आपने जो आज का मुज़ाकरा रखा है, ये एक वक्त का अहम तरीन तकाजा है। सोशल साइंसेस की इम्पोर्टेंस हर दौर में रही है और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के तनाजुर में अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान की आज़ादी में सोशल साइंटिस्ट ने जो रोल अदा किया है वो ज़िंदगी के दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों के रोल से काफ़ी ज़्यादा अहम है। सोशल साइंसेस की जो इम्पोर्टेंस है उसके ताल्लुक़ से एक बात मैं कह दूं कि पॉलिटिकल साइंस के जो बानी हैं अरिस्टोटल, उसने कहा कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, कि इंसान एक समाजी हैवान है। जब इंसान एक समाजी हैवान है तो लाजमी है कि समाज और इंसान एक दूसरे के लिए पार्ट एंड पार्सल बन जाते हैं, लाजिम और मलजूम बन चुके हैं ये दोनों के। लिहाजा एक बेहतर इंसान बनने के लिए समाजी उलूम का मुताला लाजमी है और समाजी उलूम की अहमियत इसलिए है कि इसका ताल्लुक़ रास तौर पर इंसान की इनफरादी और उसकी कलेक्टिव एक्टिविटीज से है। चुनांचे हम देखते हैं कि जितने भी समाजी उलूम हैं, चाहे आप हिस्ट्री को ले लीजिए, माशियात को ले लीजिए, आप पॉलिटिकल साइंस को लीजिए, फिलासफी को लीजिए, कानून को लीजिए या जर्नलिज्म को लीजिए, तो ये सारे उलूम का ताल्लुक समाजी उलूम से है और इन सारे उलूम का ताल्लुक इंसान की फलाह बहबूद से है।
मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आज हमारी नौजवान नस्ल तारीख को नहीं पढ़ रही है, हिस्ट्री को नहीं पढ़ रही है, जबकि हिस्ट्री कौमों का हाफिजा होती है। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमारे असलाफ के कारनामों को हम जानते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो मायूसी पाई जाती है वो मायूसी खत्म होती है। हम शानदार वाक़यात को पढ़ते हैं तो उसके ज़रिए से अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से आज सबसे बड़ा मसला हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का है कि माशियात, आज लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग इतना सब कुछ कमाने के बावजूद खर्च की जिंदगी गुजारते हैं, सूद लेते हैं। तो इसलिए कि वो इकोनॉमिक्स के बुनियादी उसूलों से वाकिफ नहीं होते हैं। अगर वो लोग इकोनॉमिक्स के बुनियादी उसूलों से वाकिफ हो जाएंगे तो लाजमी चीज है कि कम से कम आमदनी में वो बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। खानदानों से लेकर हुकूमतों तक सूरत हाल आप देखिए कि हर शख्स कर्ज में डूबा हुआ है। हिंदुस्तान का हर बच्चा जो पैदा होता है वो अपने साथ कर्ज लेकर आता है यहाँ पर, जबकि उसकी पैदाइश ये भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ये कहती है कि सब उस पर इतना कर्ज बाकी है। तो माशी पॉलिसियां जो पॉलिसी साथ हमारे बनाते हैं वो माशियात से वाकिफ नहीं होने की वजह से लाजमी चीज है कि हम माशी तौर पर फेल हो जाते हैं। और फिर अहम इशू मैं आपके सामने रखता हूं कि हिंदुस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल इश्यूज बन रहे हैं या इस वक्त जो पॉलिटिशियंस हमारे पास आ रहे हैं, आप देखते हैं कि पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि पूरे सोशल साइंटिस्ट कह रहे हैं ये बात, और लॉयर्स कह रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट और हमारी असेंबली जो है ना मुजरिमों का अड्डा बनती जा रही है। लैंड ग्रैबर्स और वो लोग जो कारपोरेट तबके से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे लोग जो है ना पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, असेंबली के मेंबर बनते हैं, जो पॉलिटिक्स की ABCD भी नहीं जानते हैं। और जब तक के वो पॉलिटिक्स को नहीं जानेंगे, लोग ये समझ रहे हैं कि पॉलिटिक्स के माने सिर्फ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। पॉलिटिक्स के माने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना नहीं है, बल्कि जो सोशल इश्यूज उठते हैं उनको किस तरीके से हल किया जाए। तो मैं समझता हूं कि आज के लोग अगर सोशल साइंसेस को नजरअंदाज करते हैं तो इसके अंदर हुकूमतें सबसे पहली जिम्मेदार है। हुकूमतों ने चूंकि एक मटेरियलिस्टिक व्यू लोगों के सामने पेश किया है, आज हर बच्चा हमारी कौम का डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाह रहा है, हालांकि आज मुल्क को या कौम को डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा सोशल साइंटिस्ट की जरूरत है। बेशक आप देखेंगे कि हमको कितने बड़े अच्छे एडवोकेट्स हमारे पास पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। अगला सवाल वही मैं अनवर खान साहब से करना चाहूंगा कि जैसा अभी इस्लामुद्दीन साहब ने फरमाया है कि हमारे पास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह तो कई काबिल नज़र आ रहे हैं, लेकिन अनवर साहब से मैं जानना चाहूँगा कि बहुत अच्छे थिंकर्स, फिलासफर्स या फिर सोशल साइंटिस्ट की कुछ कमी मुझे तो महसूस होती है। मैं साहब से जानना चाहूँगा कि आपकी नज़र में क्या ये कमी वाकई में महसूस हो रही है तो उसकी क्या वजूहात आपकी नज़र में है? प्रोफेसर अनवर खान साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ इस पर रोशनी डालें। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत ही सुलगते मौजू को आपने आज जी प्रोग्राम रखा है। दरअसल फर्द समाज का एक हिस्सा है, अफराद पर मुश्तमिल ही समाज होता है, और समाज में जो डायनामिक्स होते हैं वो अफराद की ज़िंदगियों में छलकते हैं। अब वो अफराद ख़ास सियासतदां बने, क़ानूनदां बने, या हुक्मरानी में वो नौकरशाही में आए, या ज़िंदगी के किसी और मैदान में आए, फ़र्द को एक समाज के लाजमी हिस्से के तौर पर समाजियात को समझने के लिए खुद फ़र्द को अपने आप को समझने की ज़रूरत है जी। अपने और समाज के दरमियान ताल्लुक़ को समझने की ज़रूरत है। ये दो तरीक़े से, एक फ़ितरी तौर पर कि इंसान चूँकि समाजी हैवान आपने अभी सुना की हैसियत उसको में उसको बुलाया जाता है, तो इस एतबार से वो आइसोलेशन में अपनी ज़िंदगी बिता नहीं सकता, समाज के साथ ही उसको ज़िंदगी बितानी पड़ती है। दूसरा, वो फितरी तौर पर वहाँ पर उसको अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए उसको सीखना पड़ता है और उसको अपने बिहेवियर में एग्जिबिट करना पड़ता है। दूसरा है बाज़ाब्ता इसको एक इल्म की हैसियत में जी तरतीबवार इसको मुताला करने के लिए एक इख्तियार करना पड़ता है, और ये सिर्फ तालीमी निज़ाम के ज़रिए से ये मुमकिन है। अब तालीमी निज़ाम में जो आने वाले अफराद हैं,
तलबा बिरादरी जो होती है उनको आप इब्तिदा से समाजी उलूम के सिलसिले में कुछ ना कुछ निसाब उनको मुहैया करते हैं, लेकिन समाजी उलूम में जो झलक होती है वो समाज जिस डायनामिक्स से गुजरता है, डायनामिज्म से गुजरता है जी, वही निसाब में भी जो है वही झलकता है। नतीजे के तौर पर जब ये आइंदा चलकर समाज में एक शहरी की हैसियत इख्तियार करता है, उसके बाद एक जिम्मेदार की हैसियत इख्तियार करता है, तो वहाँ पर उसकी ज़िंदगी से जो आने वाले नताइज हैं वो या तो फार जाएंगे या अगेंस्ट जाएंगे। अगर आज हमको ये कंसर्न है कि आज समाजी उलूम की जो उसका जो फहम है जी, उसकी कमी के नतीजे में इंसान का जो बिहेवियर है उसमें फ़र्क आ गया है, यानी गैर इंसानी अमल उसमें देखने में आता है। नतीजे के तौर पर माशी मैदान में, क़ानून के मैदान में, सियासी मैदान में, फ़लसफ़े के मैदान में हर जगह इंसान अपने आप को यानी वो खुद मौजिद समझने लग जाता है जी, खुद ही अपना मेमार समझने लग जाता है, और ये भूल कर कि वो खुद यानी खुद अपने आप उसका वजूद नहीं हुआ है इस समाज के अंदर जी, बल्कि उसको वजूद बख्शा गया है। वजूद बख्शने वाला एक कोई खालिक है, इसके तसव्वुर से आरी आज का निसाब है, तालीमी निसाब है। उसके नतीजे में खालिक और मखलूक के दरमियान जो ताल्लुक़ होना चाहिए वो ताल्लुक़ की कमी के नतीजे में इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नज़रियात को घड़ लेता है, और वही नज़रियात के जो नताइज है आज समाज भुगत रहा है। जी, खा उसको मुख्तलिफ नज़रियात जैसे सोशलिज़म कहें, हम कम्युनिज़म कहें, या और हमारे यहाँ गवर्नेंस में या नज़्म-ओ-नस्क़ आम्मा में हम ब्यूरोक्रेसी कहें, तो ये हमारे अपने घड़े हुए उसूलों के मुताबिक हम बिहेवियर करना जब चाहते हैं तो उसके नताइज उल्टे निकलते हैं, बेशक, बजाय इसके कि हम अपनी खालिक की मर्जी को जाने। जी। मेटाफिजिक्स तवज्जो की जरूरत है आज निसाबी एतबार से, समाजी एतबार से। ठीक। मैं अलाउद्दीन अंसारी साहब से भी जानना चाहूँगा कि जो सोशल साइंसेस है उसका एक पार्ट है लॉ। अलाउद्दीन अंसारी एडवोकेट साहब जो लॉ से जुड़े हुए हैं, वो क्या महसूस करते हैं कि सोशल साइंसेस की क्या आज के दौर में कमी महसूस हो रही है उसको लेकर के, और उसके क्या नताइज हमको या मनफी या मुस्बित देखने को मिल रहे हैं? जी साहब। सबसे पहले टीवी के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस टॉपिक पर ये प्रोग्राम रखा है। अभी बात चल रही है सोशल साइंसेस की, इसकी अहमियत, इफादत का अंदाज़ा हमको होता है। जैसे कि इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब ने और अनवर खान साहब ने इसकी एक गोशे पर तफसील रोशनी डाली है। जहाँ तक सोशल साइंसेस में लॉ का ताल्लुक है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है, चूँकि समाज में अगर इज्तिमाई शक्ल से रहना है, सुकून, अमन, शांति होना है, तो वहाँ पर लॉ ज़रूरी है। बग़ैर कानून के कोई समाज इत्मीनान और सुकून से नहीं रह सकता। इसीलिए कानून की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और सोशल साइंस में लॉ भी एक डिग्री है। चूँकि आपको ये बताता चलूँ कि आज लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, और कई टेक्निकल प्रोफेशन से वाबस्ता होना चाहते हैं, ताकि उनकी मादी जिंदगी में कामयाबी हो। सोशल से इसलिए दूर भागते हैं कि इससे आखिर क्या फ़ायदा होगा, हिस्ट्री पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। हालांकि सोशल साइंसेस पढ़ने से इंसान बनता है जी, समाजी रवाबित बढ़ते हैं। खूब बात आपने कही है कि इंसान बनता है जी, समाजी रवाबित बढ़ते हैं, और एक दूसरे का रहन सहन, तर्ज सुलूक मालूम होता है, और हम एक दूसरे से अगर वाकिफ होंगे
तो हमारे समाज के फरोग में भी हम अच्छा रोल अदा कर सकेंगे। आज स्टूडेंट्स पर भी यही नजर दौड़ाई जा रही है, हुकूमत सोचने पर मजबूर हो गई है, इसीलिए सोशल साइंसेस में निसाब में भी तब्दीली लाई जा रही है, असबाक को तब्दील किया जा रहा है। उसी तरह से जब कानून तालीम हक पैदा हुआ, जब बनाया गया 2009, उसके बाद हुकूमत भी सोचने पर मजबूर होगी कि इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं, नौखेज कलियां होते हैं, वहाँ अगर सही तालीम, सही जहन बना दिया गया तो यही बच्चे आगे चलकर कौम के जिम्मेदार असब होते हैं। इसीलिए कानून तालीम में जो भी दफात दिए गए हैं, करिकुलम एक्टिविटीज, निसाब, उसके ताल्लुक से हिंदुस्तान की हुकूमत ने, NCERT इदारा है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस मुरतब किए और स्टेट ने उसको फॉलो किया और क्लास 3 से 3rd स्टैंडर्ड में निसाब की तब्दीली की गई, ताकि बच्चों को समझा सके कि फैमिली क्या है, समाज क्या है। फैमिली में नया बच्चा पैदा होकर आता है तो घर की में क्या तब्दीलियां वाक़ होती है, कोई फैमिली ज्वाइन कर लेता है तो क्या तब्दीली वाक़ होती है, कोई अगर दूर हो जाता है फैमिली से तो क्या तब्दीली होती है। इसकी स्टडी बच्चों को कराई जा रही है ताकि वो वाकिफ हो सके कि फैमिली में बिखराव क्यों होता है, इंतशार क्यों होता है और उसका असर क्या पड़ता है। और जो निसाब में देखा है मैंने कि 3rd क्लास की किताब में, 4th में, 5th में ये बच्चों से सवालत किए जा रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो कैसा होगा। समाजी हालात मालूम करने के लिए ये एक रूल बनाया गया है और उसी किस्म से असबाक मुदव्विन किए गए हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है, सोशल साइंस की अहमियत का अंदाजा हो रहा है। अब रही बात, वो भी कानून बनने के बाद ये शुरू हुआ, वरना ये तो 1650 से हिस्ट्री है कि समाज में जो तब्दीलियाँ आए, ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ, ये उसी का नतीजा था। लेकिन अब यहाँ पर ये बात पैदा हो रही है मुल्क में, बहुत अच्छी बात है। रही बात, कानून इसलिए जरूरी है कि हुक्मरान हुकूमत करें तो अदल इंसाफ कायम करें। अगर हुकूमत अदल इंसाफ कायम नहीं करती है तो नाइंसाफी होगी और पूरे मुल्क में बेअमनी पैदा होगी, इंतशार पैदा होगा, लोगों को हुकूक नहीं मिलेंगे। हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है कि लोगों के हुकूक अदा करे और जिस पर जुल्म किया जा रहा है, जुल्म उसकी मदद करे, मजलूम की मदद करे, जालिम को जुल्म करने से रोके। ये सब अदल इंसाफ की बात है। हुक्मरान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कौम पर, अवाम पर जब हुकूमत करते हैं तो अदल इंसाफ कायम करें। जहाँ अदल इंसाफ नहीं होता यहाँ पर बेअमनी पैदा होती है। आज मुल्क के हालात इसीलिए खराब है, हुक्मरान तबका अदल इंसाफ से काम नहीं ले रहा है। और इस्लामी हुकूमत में हमने देखा है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके ज़माने में क्या था, अदल क्या था, मजहब को नहीं देखा जाता था। मजलूम अगर किसी भी मजहब का हो उसके साथ जुल्म होता है तो इंसाफ किया जाता था, अदल किया जाता था। अदल के माने है बराबर बराबर बांटना, कमी और ज्यादती के बगैर ये काम किया जाता था। आज हम किसी के हुकूक को नहीं पहचानते। कानून है, दस्तूर है, दस्तूर हिंद में है ये कि किसके हुकूक क्या है और उसके हुकूक अदा नहीं करने पर यह बताया गया है कि अदालत को रुजू हो। जो 3 विंग्स है, अगर हुकूक नहीं पहुंचाए जाते तो जिम्मेदारी है हक छीनने जाने वाले की कि हुकूमत हो या कोई शहरी हो, उससे अपना हक ले। हक ना देने की सूरत में अदालत से रुजू, वहाँ इंसाफ मिलेगा। ये इंसाफ का मंदिर है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इंसाफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज हुक्मरान जमात जो भी इख्तिदार पर है वो खून कत्ल की जिम्मेदार हो चुकी है। कहीं मैं हाल या वाक़ात बताता चलूं जी, मैं उस पर जरूर आऊँगा अलाउद्दीन साहब। अब मज़हर ख़ाई साहब को रोकते हुए, क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंसेस के मुतालिक हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। और जैसा अभी अलाउद्दीन अंसारी साहब ने फरमाया है, आपका इशारा जहाँ था मैं समझ गया हूँ कि जो हुक्मरान आज के हैं वो सोशल साइंसेस की दूरी की वजह से हम पर क्या उसके मनफी असरात हो रहे हैं, इस पर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं। मेरे और भी 2 एक्सपर्ट्स इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम नज़रियात में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंसेस पर। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर अनवर खान साहब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद हैं। आप एक्स प्रिंसिपल भी रह चुके हैं अनवालुम जूनियर कॉलेज के। साहब के बाजू में है अलाउद्दीन अंसारी एडवोकेट साहब, जो गुज़िश्ता 35 सालों से ज़्यादा से कानून और माशरे की खिदमत करते आ रहे हैं। अलाउद्दीन अंसारी एडवोकेट साहब के अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। मेरा अगला सवाल इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब से यही होगा कि जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले अलाउद्दीन अंसारी एडवोकेट साहब फरमा रहे थे कि अदल व इंसाफ कायम करना हुकूमतों का काम है, लेकिन आज हुकूमतों की तरफ से खून व गारतगिरी भी हो रही है, जैसा कि अभी फरमाया गया। मैं इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब से जानना चाहूँगा कि हुकूमत की तरफ से किस किस्म का तशद्दुद आप महसूस करते हैं, जो क्या ये सोशल साइंसेस जो हम नहीं जान पा रहे हैं, क्या ये वन ऑफ द रीज़न है या फिर क्या है आपकी नज़र में? जी साहब। सबसे पहली बात तो है कि यकीनन हम एक जो है ना वेलफेयर स्टेट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक फलाही ममलिकत में, और इसमें शहरियों की जान और माल की हिफाजत करना ममलिकत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। कानून का नहीं जानना कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। ये पहलू शहरियों पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वो भी अपने हुकूक से वाकिफ़ हों, अपनी आज़ादियों से वाकिफ़ हों, और जब ये दो चीज़ों से वाकिफ़ होंगे तो लाजमी चीज़ है कि हुकूमत उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकेगी और उनके अंदर से हुकूमत की दहशतगर्दी का डर और खौफ ख़त्म हो जाएगा। आज हम ये महसूस करते हैं कि अवाम का एक बड़ा तबका, और ख़ासतौर पर वो तबका जो सोकार्ड दानिश्वर कहलाता है, वो सबसे ज़्यादा हालात से डर जाता है, खौफजदा हो जाता है, और एक आम शहरी बहरहाल वो हुकूमत से लड़ने और भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो अहले इल्म तबका है, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो माशरे का एक जुज़ बने और अवाम के दरमियान में जाए और उनको ये बताएं कि साहब आपके अपने ये हुकूक हैं, आपकी अपनी ये आज़ादियाँ हैं। आप देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको हासिल है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग बाज़ नाजुक उन्वानात पर कुछ इज़हार ख्याल करने से डरते हैं। ख़ास तौर पर मुझे शिकायत है मुस्लिम दानिश्वरों से, खासतौर पर मुझे शिकायत है उन लोगों से जो आला ओहदों पर फायज हैं। वो समझते हैं कि साहब अगर हम दस्तूर की बात करेंगे, अक़लियतों की बात करेंगे या उनके पास होने वाली नाइंसाफ़ियों के ताल्लुक से कहेंगे तो हमारा ओहदा चले जाएगा या हमारा मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। तो हुकूमत कहीं पर भी बाज़ मामलात में हुकूमत की मदाखलत हो सकती है, लेकिन हर मोड़ पर यह कहना कि साहब हुकूमत नाइंसाफ़ी कर रही है, हुकूमत अदल इंसाफ से काम नहीं ले रही है, मैं समझता हूँ कि यह सरासर इल्ज़ाम हो जाता है बाज़ मरतबा, और बाज़ मरतबा ये हमारी नाहली हो जाती है या फिर हकीकत से फरार हो जाता है। आज हमारे पास दलित तबके हैं, उनको कुचला गया और उनके साथ जुल्म का रवैया अख्तियार किया गया, लेकिन आज आप जानते हैं कि दलित तबके हुकूमतों में आ गए, बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो चुके हैं। लाजमी चीज़ है कि उन्होंने एक स्ट्रगल का रास्ता अख्तियार किया, और ये स्ट्रगल का रास्ता आप देखते हैं कि अम्बेडकर साहब थे जो हमारे दस्तूर के बानी हैं, उन्होंने एक एक चीज़ लोगों के सामने पेश की। तो ये समाजी माहिरीन थे उन तबकों के जिन्होंने अपनी कौम के अंदर शऊर को जगाया। आज मुसलमानों के अंदर भी समाजी माहिरीन की कमी है। हमारा कहना यही है कि समाजी माहिरीन को आप पैदा कीजिए तो खुद ब खुद समाजी उलूम को फ़रोग़ हासिल होगा, और समाजी उलूम को फ़रोग़ हासिल होगा तो ये जो अदल इंसाफ की हम बात कर रहे हैं, ये अदल इंसाफ आज के जमहूरी दौर में भी कायम हो सकता है। जमहूरियत अपनी लाख खराबियों के बावजूद आज एक ऐसी तर्ज हुकूमत है कि जिसके अंदर तमाम तबकों के साथ इंसाफ किया जा सकता है। बेशक। अलाउद्दीन अंसारी साहब से मैं जानना चाहूँगा, जी आपने ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको रोक दिया था कि आप अदल इंसाफ नहीं हो पा रहा है, हुकूमतों के तरफ से खून व गारतगिरी भी हो रही है, आपका इशारा किस तरफ था? आप नाज़रीन को भी अपने नज़रिया से वाकिफ करवाते चलिए। अभी प्रोफेसर इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब ने बड़ी तफसील से बात रखी दस्तूर हिंद की, जमहूरियत की तारीफ़ की उन्होंने, और ये कहा कि अवाम चूँकि क़ानून से नावाकिफ़ है इसलिए ऐसा होता है। मैं कुछ बातों पे इख्तिलाफ भी करता हूँ आपकी, वो ये है कि अमलन देखा गया है, और ये भी तरीक़ा है कि अल्लाह ताला जिसको इख्तियार देता है या कुछ इख्तियार देता है कुछ लोगों पे, वो अपना इख्तियार से ही इस्तेमाल करें, वो बाइख्तियार है, इख्तियार में है। रही बात आम अवाम की, ये जो समाजी साइंटिस्ट हैं, सोशल माहिरीन सोशलॉजी है,
उनकी ये जिम्मेदारी है कि तालीम के साथ तरबियत भी करें जी। जहाँ सिर्फ तालीम है तरबियत नहीं है तो ये मामला होगा। आप अवाम को मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमारे पास खानकाही निज़ाम था। खानकाही निज़ाम में सिर्फ इल्म नहीं बांटा जाता था, बल्कि बाज़ाब्ता तरबियत दी जाती थी। आज हम कॉलेजेस में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, सबक पढ़ाया जाता है, उसे रटाया जाता है, इम्तिहान लिया जाता है, तरबियत का कोई नज़्म नहीं है। सोशल साइंस से लोग दूर इसीलिए हो रहे हैं, ये मालूम करने से कि इससे प्रैक्टिकल कोई फायदा नहीं। अगर हम स्कूल में यह पढ़ाएं कि समाज में कैसा रहना है, कॉलेज में अगर बीकॉम की डिग्री हम लेते हैं, बीकॉम पास होने के बाद मुलाजमत का मसला आता है, तो जहाँ जॉब के लिए जाते हैं वहाँ ये पूछा जाता है कि आपका तजुर्बा क्या है। अगर हम जब तालीम देते हैं साथ ही साथ इन्हें कंपनी में भी जाए, अकाउंटेंसी सिखाए, उसका एक शोबा कायम करें तो बहुत बेहतर होगा। लॉ कॉलेज से हम निकल कर आते हैं, हमारे ग्रेजुएट्स शुरू लॉ कॉलेज से निकल कर आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में अभी उनको सीखना पड़ता है। ये क्या वजह है? लॉ में वो भी एक प्रैक्टिकल का भी एक आवर्स रखें, हफ्ते में 2 घंटे रखें, 2 दिन रखें तो फायदा होगा, कोई तजुर्बा नहीं पूछेगा। इसी तरीके से कानून की तालीम हासिल करने के बाद हमने ये सोच समझकर प्रोफेशन में आया था कि हम इंसाफ दिलाएंगे, हकदारों को हक दिलाएंगे, मजलूम के साथ इंसाफ होगा। लेकिन अमलन ये देखा जाता है कि दस्तूर सही है, जमहूरियत की तारीफ सही है, सेकुलरिज्म का लफ्ज सही है, सोशल जस्टिस के माने सही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। हुकूमत में आने वाले लोग दस्तूर हिंद की कसम खाते हैं कि हम इंसाफ कायम करेंगे, दस्तूर के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन अमलन देखा गया है कि नाइंसाफी होती है। कानून या इख्तियार पे है, सो लोग जो मजलूम की मदद करने के बजाय उन पर जुल्म ढाते हैं। हालिया चंद वाक़यात हैं, मैं सब पूरी तफसील में गए बगैर कहूँगा कि हाल या चंद दिन पहले जो वाक़या हैदराबाद में हुआ, क्या वो मजलूम नहीं थे? मजलूम की मदद करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, हथकड़ियाँ पहने हुए थे, 5 नौजवानों को पुलिस वालों ने कत्ल किया, पुलिस कौन है? ये हमारी जान और माल की जिम्मेदारी की मिशन है। और हुकूमत कौन है? वो भी हमारी जान, इज्जत की, माल की, जान की जिम्मेदारी का कसम खाई भी हुकूमत है। लेकिन उन्होंने खामोशी अख्तियार की, और उसके बाद जब लोगों ने एहतजाज किया, जबकि आंखें खुले हैं उनके, वो देख रहे हैं। उस दिन हम होम मिनिस्टर के पास थे 12 बजे, लेकिन होम मिनिस्टर को ये मालूम नहीं है क्या नलगुंडे में यह वाक़या हुआ। ये क्या बात है? हुक्मरान पूरी जिम्मेदारी के साथ हुकूमत करे और समझे शहरों की जान और माल की हिफाजत करे। तो फिर सोशल साइंस का मतलब ये होता है कि हम इंसानियत, समाज में इंसानियत को फरोग दें। जब मजलूम की मदद नहीं की जा सकती और पुलिस जालिम की मदद की जाती है, उसको बचाने की कोशिश की जाती है, तो फिर इंसाफ कैसा कायम होगा? फिर समाजी जिंदगी कैसा बनेगी? आप खवानीन बनाने से समाज जुड़कर नहीं रह सकता, बल्कि खवानीन पर निफाज होना चाहिए ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ। इसीलिए आज हुक्मरान तबका, मैं कहता हूं कि अवाम जिम्मेदार नहीं है, अवाम कुछ हद तक जिम्मेदार है, लेकिन इनको पढ़ाने वाले असातिज़ा साहब की जिम्मेदारी है, फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है। और अगर कोई अवाम जो जानते हैं, दानिश्वर जानते हैं, जब अदालत में जाते हैं, रुजू होते हैं, अदालत भी साथ नहीं देती, या अदालत की इलाहाबाद का फैसला, कानून एक है कि बगैर सबूत के कोई फैसला नहीं देना चाहिए, अदालतें बगैर सबूत का फैसला देती है, फिर कैसा अवाम पर क्या गुजरेगी? हर आदमी पैसे वाला नहीं होता। लड़ना, अदालत में लड़ना, पूरी उम्र खपाना है, पूरे बीवी बच्चों को सड़क पर लाना है, तो फिर ये समाजी इंसाफ कहाँ मिल रहा? सोशल साइंसेस का मतलब ये होता है कि आप समाज में रब्त कायम करते हुए एक दूसरे को दुख दर्द को जाने, और अवाम भी जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ हक का साथ दे, हुकूमत भी साथ दे, तो उस वक्त अमन कायम होगा। और सोशल साइंस का को पढ़ाना है, बच्चों को जैसा पढ़ा रहे हैं आप, असातिज़ा की जिम्मेदारी, तरबियत दें, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि लॉ ग्रेजुएट्स, ये जो आर्ट्स के ग्रेजुएट्स, कॉमर्स के ग्रेजुएट्स, क्योंकि इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल होता है। साहब, जैसा कि अभी एक रिसेंटली एक बयान भी आया है शिवसेना की तरफ से कि जो है मुसलमानों का हक, वोट देने का हक छीन लिया जाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि सोशल साइंसेस का मतलब है अवाम में रब्त कायम होना, समाज जिंदगी अच्छी होना। जब हुकूक छीनने की बात आती है, शिवसेना पर कोई लगाम नहीं लगे, कौन जिम्मेदार? ये हुकूमत जिम्मेदार है। यानी हुकूमत कैसी, एक बड़ा तबका मुसलमानों का है, बड़ी आबादी है,
उसके हुकूक को छीनने की बात की रही है। तो ये हुकूक छीनने की बात जो करता है, कानून क्या कहता है, हुकूक छीनने वालों को पकड़ा जाए, लेकिन ये शिवसेना वो खुली छूट है। घर वापसी का मसला आ गया है और हुकूमत गुजरात ये कानून बनाई है, गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्ट क्राइम्स, वो कानून इतना खतरनाक है और वही टारगेट मुसलमान है। वो कानून के तहत क्या है, एक मुलजिम को सिर्फ फोन टैपिंग की बुनियाद पर किसी को अरेस्ट कर सकते हैं और 180 दिन रख सकते हैं आप, 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन। और दूसरा उसमें और एक है कि गुनाह किसी को अगर चोर या कातिल कहा जाता है तो साबित करना हुकूमत का काम होता है, पुलिस का काम होता है। लेकिन उस कानून के तहत क्या है कि मासूम अपनी मासूमियत को साबित करे, ये कैसे मुमकिन है? वो तो कहेगा मासूम हो, उसके लिए सबूत क्या लाएगा? ये भी गैर कानूनी बात है, ये दस्तूर हिंद के खिलाफ बात है, CRPC के खिलाफ बात है। उसमें से और कई कानून है हमारे खिलाफ बन रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज एक तूती की आवाज बनी हुई है, ना हुकूमत सुनती है ना अदलिया सुनती है। इसीलिए दहशतगर्दी ये रहता नहीं है कोई दहशतगर्द, बल्कि जैसा कि दुनिया के दीगर ममालिक में नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और इनकलाबात बरपा हो रहे हैं। ये वक्त आएगा, यहाँ भी इनकलाब आएगा, क्योंकि अदल और इंसाफ की हुकूमत नहीं है, जुल्म ज़्यादती हो रही है, इसका खात्मा। अनवर खान साहब, प्रोफेसर अनवर खान साहब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, अदल और इंसाफ कायम नहीं है, अभी अलाउद्दीन अंसारी एडवोकेट साहब ने फरमाया है, आप इस पर क्या मजीद कहना चाहेंगे? देखिए, हुकूमत के जो अज्जा हैं, मुखन्निना यानी कानून साजी का इदारा, आमिला उस कानून को नाफिज करने वाला इदारा और अदलिया, अगर इसमें कोई इख्तिलाफ होता है या कोई निज़ा आता है किसी भी फरीक़ैन के दरमियान में, हुकूमत हो या अवाम के दरमियान हो, अंजुमनों के दरमियान हो, इदारों के दरमियान में हो, अफराद के दरमियान में हो, तो फैसला करने का इख्तियार अदलिया का होता है। अब यहाँ तीनों में जो अफराद होते हैं हुक्मरानी के लिए, यही एक अहम जुज़ होते हैं, जिसको आप नौकरशाही कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। लेकिन जो तर्ज हुकूमत हमारे यहाँ हम अपनाए हैं, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत हुक्मरानी, इसमें एक मुंतखबा नुमाइंदा बहैसियत एक नुमाइंदे के कानून साजी के फ़राइज़ अंजाम देता है मुखन्निना में। वही मुखन्निना के रुकन की हैसियत में आमिला का जो है सदर बनता है, खा वो वज़ीर आज़म की हैसियत में हो या फिर किसी भी मुतल्लक़ा महकमे में वज़ीर की हैसियत में हो। अब इनके तहत मुकम्मल आमिला अपने फ़राइज़ अंजाम देती है, जहाँ से आप कहेंगे कि ये हुक्मरानी है यानी गवर्नेंस है। तो इनमें जो एक नज़रिया है कि इन इख्तियारात को बिल्कुल अलहदा होना चाहिए और अपने अपने फ़राइज़ को ये अलहदा अंजाम देना चाहिए, लेकिन ये तर्ज़ हुकूमत में ये नामुमकिन है, इसलिए कि यहाँ पर पार्लियामेंट को बालादस्ती हासिल है, क्योंकि वो रास तौर पर अवाम के नुमाइंदा होते हैं, उसमें जो नुमाइंदे होते हैं। इस एतबार से खा हुक्मरानी में शामिल नौकरशाही के जितने भी ओहदेदार हों, चीफ सेक्रेटरी से लेकर आखिरी जो कारिंदा होता है वहाँ तक, ये सब सियासी जो आखा होते हैं, इनकी ज़ेरे असर अपने फ़राइज़ ये अंजाम देते हैं। अगरचे के ब्यूरोक्रेसी के अपने उसूल हैं, नौकरशाही के अपने उसूल हैं, वेबर ने बहुत तफसीली तौर पर इस पर गुफ्तगू की है, तालीमी एतबार से निसाब में शामिल हैं सारी बातें, लेकिन वो अहम तबका जो अमली जामा पहनाता है इन सारे पॉलिसियों को या फैसलों को, हुकूमत के फैसलों को, ये भी तो इसी समाज का एक जुज़ है। साथ ही साथ इसकी कमज़ोरी यहाँ पर यह है कि इसको जो अलहदा तौर पर, आज़ादाना तौर पर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना है, उसकी मुकम्मल आज़ादी इनको हासिल नहीं होती। दूसरी बात, एक हुक्मरानी में डिस्क्रिशन यानी इख्तियार तमीज़ी ये हासिल होता है।
तो जाहिर है यहाँ पर समाजी जो डायनामिक्स हैं वो छलक जाते हैं। ये अफराद ओहदेदार की हैसियत में जिस तरह इनकी तालीम और तरबियत हुई है, समाजी जो इनका बैकग्राउंड है, जिस किस्म की जो है नज़रियात इनके कान में फूके गए हैं, या इन जिस माहौल में ये परवान चढ़े हैं, उस एतबार से कहीं ना कहीं ये जाकर अपने उसूल से हटकर, यानी खिलाफ उसूल खिलाफ कानून, अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हैं। इस एतबार से इंसाफ का मिलना, अदल का मिलना ऐसे माहौल में, जबकि अफराद अपनी मंशा के मुताबिक हुक्मरानी जब करना चाहेंगे, तो ये ज़रा दुश्वार मालूम होता है, नामुमकिन नहीं। इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, जैसा आप अनवर खान साहब को मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, आज देखते जैसे हमारे 3 ऑर्गन्स है, कोई भी मुल्क के होते हैं, जुडिशरी होती है, एग्जीक्यूटिव होते हैं, फिर लेजिस्लेचर्स होते हैं। जुडिशरी का मियार भी कुछ हद तक गिर गया है, लेकिन आज आवाम को जो भरोसा है वो सिर्फ जुडिशरी पर है, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो मियार सियासतदानों का गिर गया है या फिर एग्जीक्यूटिव्स का गिर गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं? जैसा कि आपने कहा कि जुडिशरी का मियार गिरा है, लेकिन ये भी आपने कहा कि अभी भी आवाम का उस पर एतमाद है जी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आज अगर कानून साज इदारों में नाइंसाफ़ी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में नाइंसाफ़ी होती है, तो लोग अदालत से रुजू होते हैं। और कई ऐसे हमारे जजमेंट्स हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जिसमें जो है ना इंसाफ मिला है लोगों को। लेकिन आप पढ़ रहे हैं कि अब मौजूदा हुकूमत खुद ये चाह रही है कि उस जुडिशल सिस्टम को तब्दील किया जाए। जजेस के अपॉइंटमेंट्स के मामले में जो कॉलेजियम का जो सिस्टम था उसको निकालकर हुकूमत अपने तौर पर जजेस का तकर्रुर करना चाह रही है। और फिर आपने अभी देखा कि पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होने के बाद एक चीफ जज साहब गवर्नर बना दिए गए हैं एक रियासत के। जी। तो इससे यह साबित होता है कि जुडिशरी अब एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनती जा रही है, और जो जजेस हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद भी ओहदे मिलने लगे हैं। तो ये सूरत हाल हमारे लिए बड़ी खतरनाक बन जाती है। दूसरी बात जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, अनवर खान साहब ने जो बात कही है कि हमारे जो IAS ऑफिसर्स वगैरह हैं उनकी अपनी एक खास सोच होती है, एक खास जहनियत होती है, और वो उसी बुनियाद पे काम करते हैं। लेकिन उस तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि बाज ऐसे भी IAS ऑफिसर हमको नजर आते हैं जिन्होंने बड़े नाजुक हालात के अंदर अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। लेकिन भाई बात वही है कि कम तादाद में वो लोग हैं जी। लेकिन मैं इसका मैं आपको बताना चाहूँ, इसका हल यही है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है ना सोशल स्टडीज की तरफ आए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, और वो IAS ऑफिसर बने, सिविल सर्विस में आए। कोई भी तबका ज्यादा दिनों तक गिले और शिकवे करके जिंदा नहीं रह सकता। आपने अलाउद्दीन अंसारी साहब ने अभी एनकाउंटर की मिसाल दी जो नलगुंडे वरंगल से हुआ है, जो 5 लोग जिसमें मारे गए, जो अंडर ट्रायल है। आप जानते हैं कि दुनिया का कोई कानून पुलिस को इस बात की हक नहीं देता है कि वो किसी मुजरिम को मौत के घाट उतार दे। ये बिल्कुल इंसानी उसूलों के खिलाफ बात हुई है। लेकिन हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे ये बात नहीं मालूम है। आज के अखबारात में आपने पढ़ा होगा कि चीफ मिनिस्टर ने इस वाक़े पर बड़ी नाराजगी का इजहार किया है, लेकिन DGP साहब ये कह रहे हैं कि साहब ये एनकाउंटर है और जितने भी डाउट्स हैं उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया है। कहा कि कोई इसके अंदर डाउट नहीं है, ये बिल्कुल एनकाउंटर था, और जो है ना पुलिस ने जो रोल अदा किया वो सही अदा किया है। तो इस तरीके से बाज मरतबा हुकूमत की गिरफ्त जब एडमिनिस्ट्रेशन पर कमजोर हो जाती है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन मनमानी करने लगता है। हिंदुस्तान, मैं आखिरी बात कहने जा रहा हूं कि हिंदुस्तान की बदबंसी भी ये रही कि यहाँ पर हुकूमत में हाथ बदलते रहे लेकिन जहनियत नहीं बदल सकी। जब तक के जहनियत नहीं बदलेगी। लेकिन जहनियत जो है, मैं अनवर खान साहब को इसमें शामिल करना चाहूंगा कि गुज़िश्ता 1 दहाके में देख रहे हैं कि जहनियत बहुत ज्यादा ही गिरती जा रही है। वक्त की कमी है, जल्द से जल्द आप इस पर बताते चलें कि क्या वजह है कि इस किस्म की जहनियत गिरती चली जा रही है? नहीं, इसकी सिर्फ 1 दहाके से शायद इसको नोट कर रहा होगा समाज। जी। लेकिन जहनियत की ये तामीर जो है एक काफ़ी अरसे से चल रही है। आज़ादी से पहले से ये काम चल रहा है कि जहनों को बदलने का, वो इस तरह के इस समाज को बांटा जाए, तकसीम किया जाए, मज़हब की बुनियाद पर इसको तकसीम किया जाए, और ख़ुसूसन अक़लियती जो तबका है उसके ख़िलाफ़ में जो है जहर घोला जाए नौजवानों में। तो जाहिर है कि वो नौजवान नस्ल जो आज से 60 साल पहले जिनके दिलो दिमाग को जो है
बिल्कुल जहर से भर दिया गया, नफरतों से भर दिया गया, आज वो जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में वो बरसरे खिदमत हैं वो लोग। जी जी। तो जाहिर है कि उनके ज़रिए से आज खा वो नज़्म नस्क होने दीजिए, या वो पुलिस होने दीजिए, या जुडिशरी होने दीजिए, या वो रास तौर पर सियासत होने दीजिए, या ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में जहाँ भी इस कैफियत को पाएंगे आप, मुखालिफाना कैफियत या तासुबाना कैफियत, ये उसी की वजह है। ये इसको ख़त्म करने के लिए जहाँ एक जानिब बहुत ही हम्बल कोशिश हो रही है खुद अक़लियती तबके की जानिब से, खुसूसन मुसलमानों की जानिब से, लेकिन वो जो वक्त का जो भी ज़राए हैं जी, जिसको हम तशहीरी मीडिया वगैरह जो कहें, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, कम मिक़दार में खातिर खा जो है जी जी सपोर्ट हासिल नहीं है। जी अलाउद्दीन अंसारी साहब, वक्त की कमी है, आप बताते चलें जैसा अभी अनवर खान साहब ने फरमाया है कि ये जो जहन साजी हो रही थी वो गुज़िश्ता 50-60 साल से हो रही, ठीक है, वो इस किस्म की जहन साजी किए भी है, तो क्या फिर से एक बार मुल्क को बांटना चाह रहे हैं? 125 साल 125 साल पहले इसका बीज बोया गया जी। ये 50 साल की मेहनत नहीं है उनकी जी। 125 साल से ये बीज बोया गया और जहर नफरत पैदा की गई, इसीलिए उसका नतीजा है। और आज हर आपकी पोस्ट पर RSS कैडर का एक आदमी है। ये फिक्र बदलना जरूरी है। उनकी 125 साल की मेहनत है, तो ये फिक्र उनकी जहन बन चुका है। अब इसको जाहिर करने के लिए और 100 साल होना, अगर शुरुआत अब कर सकते हैं हम, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हुक्मरान तरफी की है। वो हुक्मरानी करते हुए और उसको तक़वियत पहुंचा रहे हैं। जाहिर है जब तक हम इख्तिदार में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, इख्तिदार में हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक पावर नहीं आएगा, हम ये काम नहीं कर सकते। आज हम थोड़ा सा भी काम करेंगे तो हमें IPC की दफा 153 के तहत हमको गिरफ्तार किया जाता है। ये अमलन हो रहा है। इसीलिए आज जरूरी है सोशल साइंस, जिसका मकसद ये है कि लोगों को आपस में लाया जाए, इंसानियत को बढ़ावा दिया जाए, फरोग पैदा किया जाए। अगर वो काम सोशल साइंटिस्ट करते हैं तो बहुत बड़ा काम होगा। आज जहनों की तामीर की जरूरत है। जी, आखिरी सवाल इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब से करूंगा मैं कि आप क्या देखते हैं, आपका नजरिया कि इन जो ये मामला जो बिगड़े हुए हैं उसको किस तरीके से हम एक अच्छी जगह लेकर आ सकते हैं? नहीं, इस मामले में मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मौजूदा दौर में असर हाजिर में ख़ास तौर पर सोशल साइंसिस की जो इम्पोर्टेंस है, जो डिस्कशन हमारा चल रहा है, मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि आज हमारी नस्ल को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को सिविल सर्विस में आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए। जैसा कि अलाउद्दीन अंसारी साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पावर को गेन करना है, और ये पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लाजमी चीज़ है कि इन उलूम से आप जितना इस्तेफादा कर सकते हैं, किसी और इल्म से आपको वो मालूमात हासिल नहीं हो सकती है। और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कुछ सूरत हाल पैदा हो रही है, उन सूरत हाल का भी जायजा आप सोशल साइंसेस के मुताले के जरिए ले सकते हैं। मसलन आमतौर पर हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं, लेकिन कितने नौजवान हैं जो जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा कब कायम हुई? हम जो है ना सर्द जंग की बात करते हैं, कितने लोग इसके माने से वाकिफ हैं? कितने लोग तीसरी दुनिया की बात करते हैं, लेकिन तीसरी दुनिया के माने से कौन वाकिफ है? तो हमको चाहिए कि नौजवान नस्ल के सामने इन उलूम की अहमियत को इस अंदाज में रखे कि उनको रोजगार भी मिले, उससे वो जिंदगी की मुसाबकत में भी दूसरों से आगे बढ़ सके, और वो एक समाज के अंदर एक जिम्मेदार शहरी बनकर जिंदगी बसर कर सके। जी दोस्तों, बहरहाल इस प्रोग्राम का मकसद और जो हमने गुफ्तगू की, मैं उसका खुलासा ये बयान करता चलूँ कि जैसा मैंने भी इस प्रोग्राम को शुरू किया, इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद यही था, जैसा मैं अक्सर दोहराता हूँ कि यहाँ पर थिंकर्स, फिलोसोफर्स, स्कॉलर्स को मदऊ किया जाए, सोशल साइंटिस्ट को मदऊ किया जाए। लेकिन मैं जब उनको ढूंढने निकला तो बहुत कम मकदार में ये लोग मुझे मिले, और इन्हीं को मैं इस प्रोग्राम में जो मिलते हैं उनको इस प्रोग्राम में पेश करता हूँ। लेकिन ये जो गिरावट, चाहे वो किसी भी ऑर्गन में आ रही हो, सोशल साइंसेस की दूरी की वजह से, अलाउद्दीन साहब ने जैसा फरमाया कि जो तरबियत का मामला है, तालीम तो दी जा रही है लेकिन तरबियत नहीं है, उसी तरह से अनवर खान साहब ने फरमाया कि एडमिनिस्ट्रेशन का जब मामला आता है तो वहाँ पे एक जहन साजी की गई है। वो जहन साजी को बदलने का काम भी सोशल साइंस ही कर सकती है। दोस्तों, कई एक चीज़ों पर हम मजीद गुफ्तगू कर सकते थे, लेकिन वक्त मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन मुझ पर शुक्रिया अदा करूँ। मजीद हम फ्यूचर में भी आप लोगों को तकलीफ देते रहेंगे, ज़रूर मेरा साथ दीजिएगा। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि कल हम जो खासकर तेलंगाना रीजन में एनकाउंटर को लेकर के यहाँ पर मुद्दा चल रहा है,
मैं इस पर कल गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा पुलिस एनकाउंटर पर, और जो विकारुद्दीन के केस में जो उकला शरीक थे इनको भी इस प्रोग्राम में कल मैं शरीक करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नजरियात की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।